अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स एंड पेट्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अबरारुल हसन साहब। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से एक आम आदमी पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट कर सकता है और क्या क्या उसको मुश्किलात का सामना होता है और किस तरह से वो इजीली इनको हैंडल कर सकता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने देखने वालों को ये बताता चलूँ कि मैं डॉक्टर अबरारुल हसन, एमफिल एनिमल न्यूट्रिशन। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम और खालिद भाई डिस्कशन करेंगे वो इम्पोर्टेंस ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग में असल में सबसे पहले हमें पोल्ट्री फार्मिंग को समझना होगा कि पोल्ट्री फार्मिंग हम किसे कहते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग बेसिकली इसे टर्मिनोलॉजी में जो हम यूज़ करते हैं, इसका मकसद है वी आर रेयरिंग द डोमेस्टिक बर्ड। डोमेस्टिक बर्ड्स को हम रेयर करते हैं फॉर मीट एंड एग पर्पस। मीट जो है उसके लिए जो ब्रीड हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली ब्रायलर कहलाती है हमारी, और जो फॉर एग पर्पस है उसके लिए जो हम ब्रीड रेयर करते हैं वो हमारी लेयर है। तो ये हमारी पोल्ट्री फार्मिंग हो गई। अब पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर जो दो मेन सब सेक्टर हैं वो ब्रायलर फार्मिंग है। ब्रायलर में भी एक ट्रेडिशनल वेंचर माना एक ट्रेडिशनल फार्मिंग है, जिस तरह के हम आम घरों के अंदर कुछ बर्ड्स जो है वो रेयर कर कर अपनी इनकम जनरेट करते हैं। और लेयर के अंदर भी इसी तरह ट्रेडिशनल फार्मिंग है जिसे हम बैकयार्ड पोल्ट्री कहते हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री का मकसद ये है कि इस घर के अंदर 150 मुर्गियाँ रख ली और वो डेली एक एक अंडा देती हैं। उन अंडों को जो उठा के मार्केट में सेल करते हैं और वो अपनी इनकम जनरेट करते हैं। ये मोस्टली विलेजेस या दूर दराज गाँव के इलाकों में होता है। शहरी के इलाकों में इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ स्पेस का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जो अब हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इम्पोर्टेंस के लिए जो हमें मीट है ना, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोटीन की। WHO के मुताबिक जो है हमारी 27 ग्राम पर डे हमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। किसी भी एक इंसान को 27 ग्राम 27 ग्राम प्रोटीन WHO के मुताबिक वो पर डे देनी चाहिए। पर पाकिस्तान के अंदर ये 17% है, 17% है। 10% हम डिफिसिट हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट में। अब आ गए हम लेयर के लिए। तो बेसिकली हमारी लेयर है। लेयर के जो हमारे एग्स हैं वो तमाम क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल लेयर है वो साल के अंदर कोई 40 से 45 से एग देती है। तो हमें जो रिक्वायर्ड हैं वो तकरीबन पर ईयर के मुताबिक हमें रिक्वायर्ड हैं 300 से 350 एग। और हमारा पाकिस्तानी जो कंज्यूम कर रहा है इस वक्त पर पाकिस्तानी पर जो है वो पर ईयर जो एग कंज्यूम कर रहा है वो है अबाउट 70 to 75। तो हमें एग भी जो है हम दुनिया की मौजूद दुनिया से कम यूज़ कर रहे हैं और प्रोटीन भी हमें कम यूज़ कर रहे हैं। तो नंबर 1 बात मैं इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बताता चलूँ कि हमें प्रोटीन की और एग की रिक्वायरमेंट ये सेक्टर हमारा सब्सिडाइज करता है, वो हमें रिक्वायरमेंट मिल जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये इजी टू हैंडल है। पोल्ट्री फार्मिंग जो ट्रेडिशनल है वो तमाम इजी है। आपने 4 मुर्गियाँ रख दी हैं, आपने उसे चारा डाला है, वो आपके जानवरों में घूम फिर कर खा पी लेती हैं और वहाँ से वो अर्निंग देती हैं। नंबर 3 इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये अर्निंग जनरेट करती है आपकी, ठीक है। इससे आप अपने घर का चूल्हा वगैरह चला सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बात करता चलूँ कमर्शियल फार्मिंग पे। कमर्शियल फार्मिंग इस वक्त पाकिस्तान की जो है वो हमारी GDP के अंदर 6.7% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी के अंदर वो 6.5% एग्रो बेस कंट्रीब्यूट कर रही है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर आपके तकरीबन मोर देन 25,000 से ज़्यादा कंट्रोल शेड इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। और वो कंट्रोल शेड क्या कर रहे हैं कि वो पोल्ट्री फार्मिंग को डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं और जिससे मीट की रिक्वायरमेंट आम लोगों में पूरा कर रहे हैं। तो खालिद भाई, ये एक बिज़नेस का भी बहुत बड़ा आइडिया है, बहुत बड़ा सेटअप है। छोटे लेवल पर करना चाहे तो छोटे लेवल पर भी किया जा सकता है, बड़े लेवल पर करना चाहें तो बड़े लेवल पर भी किया जा सकता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 1.5 मिलियन तकरीबन 15 लाख लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस रोज़गार से वाबस्ता हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, मकई की ग्रोथ हो रही है तो एक किसान से कोई मकई ख़रीद रही है फीड मिल से वो फीड बनती है, फीड चिक्स खाता है, चिक्स
से क्या नाम है वो मार्केट होता है, मार्केट से, तो ये जो पूरी की पूरी जो चेन है हमारी, ये सारी की सारी इस रोज़गार से वाबस्ता है। हमारे ड्राइवर हो गए, लेबर हो गए, हमारी फार्म के सुपरवाइज़र, टेक्निकल डॉक्टर्स हो गए, हमारे नॉन टेक्निकल जो बेचारे हैंडलर हैं वो हो गए, ये सारे के सारे इस रोज़गार से वाबस्ता हैं। तो हमें ये बहुत अच्छा रोज़गार भी है एक किस्म का। साहब ये बताइएगा किस तरह से पाकिस्तान में इसका आगाज़ हुआ? खालिद भाई, पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग 90s 60s में की गई। 1963 के अंदर पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले PIA शेवर ने काम किया। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और शेवर लिमिटेड कैनेडियन कंपनी है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पहले पाकिस्तान के यहाँ पर जो पहली कंपनी लॉन्च हुई है वो PIA शेवर है। कराची के अंदर उसका बेस था। सिंध से उन्होंने यहाँ पर एक ब्रीडर फ्लाग लाकर पहली हैचरी लगाकर यहाँ पर चिक्स लोगों को दिए और लोगों को कहा कि इसकी फार्मिंग स्टार्ट करें। तो इसके लिए जो पहली कमर्शियल फीड मिल लगी वो है लीवर ब्रदर की। लीवर ब्रदर ने 1965 या आई थिंक 1963 के अंदर रहीम यार खान में पहली फीड मिल लगाकर यहाँ पर कमर्शियल लेवल पर फीड की प्रिपरेशन शुरू की है। तो 1960s से इसका इरा स्टार्ट होता है और 1970 से 1980s तक पोल्ट्री फार्मिंग ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। इसमें आप जो अदाद व अशारिये उठाएंगे तो इसकी जो ग्रोथ है 1970 से लेकर 1990 तक बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारी इस इंडस्ट्री को 90s के बाद हाइड्रोपेरिकार्डियम जैसी बीमारी से वाबस्ता पड़ गया, तो उसकी वजह से भी बहुत सारा लॉस हुआ इंडस्ट्री के अंदर। फिर उसके अलावा 2000 में या 2000 से कमोबेश नज़दीक या करीब में एवियन इन्फ्लुएंजा का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, बर्ड फ्लू का, जिसकी वजह से भी पोल्ट्री इंडस्ट्री पर बहुत बड़े लॉसेस आए। तो आज जो है हम 2022 के अंदर माशाल्लाह पोल्ट्री फार्मिंग की एक बहुत बड़ी GDP सेक्टर के हवाले से पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग उभरी है, जो पाकिस्तान की GDP के अंदर तकरीबन कमोबेश 6.7% जो है एग्रो बेस्ड GDP के अंदर पाकिस्तान की जो है हमारी शेयर है पोल्ट्री इंडस्ट्री का। तो साहब किस तरह से एक आम आदमी इस काम को शुरू कर सकता है, उसको क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी, और ये बताइए कि ये एक चूज़ा कितने दिन में तैयार हो जाता है? खालिद भाई, एक आम आदमी के लिए बहुत ही ईजी कारोबार है। इसका मकसद ये है कि उसे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली इन्वेस्टमेंट के लिए उसे एक एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। पर बर्ड जो है आपका, अगर आप ब्रायलर फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको 1 स्क्वायर फुट, या अगर आप कंट्रोल शेड लगा रहे हैं तो उसमें 0.9 स्क्वायर फुट आपको चाहिए होगा। अगर आप लेयर रख रहे हैं तो 1.5 स्क्वायर फुट की आपको स्पेस चाहिए होगी, क्योंकि लेयर हमारी मोस्टली फार्म में जो है वो कीप की जाती है। तो फार्म को अगर क्लोज भी कर दें लेयर अंदर मूव करती है, पर ब्रायलर के लिए थोड़ा स्पेस का इशू रहता है। तो अगर आप इसको 50, 100 या 200 या 500 बर्ड से इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहें तो बड़ा इजी है आपके लिए। अच्छा, एक चिक जो है इस वक्त मार्केट के अंदर, क्योंकि चिक जो है 70 रुपीज़, आई थिंक 71 रुपीज़ है, क्योंकि इस वक्त चिक बहुत महंगा है मौजूदा इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं। पर इससे पहले चिक जो है 25, 30, 35 या 40 रुपये का था। तो उस वक्त अगर हम चिक रखते हैं और इसको जो है हमारी एक ब्रायलर फार्मिंग के लिए हमें 35 दिन रिक्वायर्ड हैं कंट्रोल शेड के लिए, और 42 दिन रिक्वायर्ड हैं हमें ओपन शेड के लिए। तो हम 42 दिन के अंदर इसे वेल मैनेज कर एक अच्छी FCR ले सकते हैं और एक अच्छा फीड वेट 2200 से 2300 ग्राम की मुर्गी का लेकर हम तकरीबन एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इस बिज़नेस से। इस पूरे अमल के दौरान आपको स्पेस और उसको पहले तो सैनिटाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फार्म को अच्छी तरह से प्रॉपर सैनिटाइज़ कर लें। एक मुलाजिम, या अगर आप 500 चूज़ों का या 1000 चूज़ों का फार्म बना रहे हैं तो उसमें 1 या 2 मुलाजिम आपके चलेंगे जो फीडिंग और ड्रिंकिंग कराएंगे। इसके अलावा स्पेस के लिए आपको लाइट रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा बड़ी कोई स्पेस नहीं चाहिए होगी आपको। तकरीबन 30 बाय 50 का कोई एक शेड जो है वो उसे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी अगर आप अमाउंट लगाएं तो 5 से 7-8 लाख रुपए में आप अच्छा सा एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि इस वक्त एक नॉर्मल है। अगर आप एक शॉप भी लगाते हैं तो आपका बिज़नेस इतने में डॉक्टर साहब, ये हम मुर्गी का जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं और अंडे इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोटीन के अलावा हमें इससे और क्या क्या फ़वाइद हासिल हो रहे होते हैं? खालिद भाई, बेसिकली मेजर सवाल आपने किया है कि देखें कि मीट सिर्फ प्रोटीन सोर्स है, इसके अलावा मीट के अंदर फैट भी हमारे पास मौजूद है। तो बेसिकली हमारे 6 न्यूट्रिएंट होते हैं जो भी किसी भी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर 1 हमारा प्रोटीन है, नंबर 2 हमारा फैट है, नंबर 3 हमारा विटामिन्स है, मिनरल्स है,
उसके अलावा क्या नाम है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं और वाटर है। तो वाटर तो हम इंटेक कर रहे होते हैं, उसके अलावा 5 मिनरल्स हमें चाहिए। तो हमारी मीट के अंदर फ़ैट, प्रोटीन की हाई मिकदार होती है और इसके अलावा कुछ मिनरल्स उसके अंदर होते हैं। एग जो है, एग हमारा एक कंप्लीट सोर्स ऑफ विटामिन्स और मिनरल का है। उसके साथ साथ प्रोटीन भी है एग के अंदर, उसके साथ साथ आपको उसमें मिनरल्स भी काफ़ी मिल जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि ये एक कंप्लीट पैकेज है किसी भी जिस्म के लिए। और सबसे बड़ी बात जो सबसे हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बताता चलूँ कि सबसे बेहतरीन चीज़ है कि ये चीप है, बहुत सस्ता है। तो सब अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि अंडा मुर्गी रोज़ाना सेहतमंद घराना, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है कि हम आप फॉर एग्जांपल अब मार्केट में जाएं तो इस वक्त बड़े का गोश्त 700 650 रुपये का है। पोल्ट्री का गोश्त आपको उसकी हाफ पर 400 400 450 तक का मार्केट्स में अवेलेबल है। इसलिए और आप ये हैरान होंगे कि एक टेबल एग कितने का है। टेबल एग इस वक्त 15 से 20 रुपये का होगा। तो 20 रुपये के अंदर अगर आपको कोई कंप्लीट पैकेज मिल रहा है तो वो कम नहीं है। तो इसलिए मैंने जिस तरह आपको शुरू में पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि वर्ल्ड WHO के मुताबिक हमें तकरीबन 350 से ज़्यादा एग जो है पर ईयर कंज्यूम करने चाहिए। तो हमारी इस सोसाइटी, हमारी पाकिस्तान के अंदर है 60 to 75 के दरमियान की रेंजेस में। तो हम एग बहुत कम कंज्यूम करते हैं, इवन ये लो प्राइजेज हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि अगर आपको विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल की एक भरपूर मिकदार चाहिए तो आप एग को यूज़ करें। अच्छा, इसके अलावा एग के और क्या भी और कौन से यूजेस हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ। एग वाइट जो है हमारे पास खालिद भाई, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में इस्तेमाल होती है, उससे दवाइयाँ बनती हैं, पेंट बनता है, आपका कलर बनता है। उसके अलावा एग वाइट से जो आपकी वार्निश वगैरह बनती है, एडहेसिव, प्रिंटर जो है, इनके जो कलर वगैरह हैं इंक में, इनमें काम आता है एग वाइट, अंडे की वाइट वाला। और उसकी फ़ोटोग्राफी है वो भी यूज़ होती है, बुक बाइंडिंग में भी ये चीज़ इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हम जो है इसे जो है टेक्सटाइल के अंदर कलर देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, डाइंग के लिए। अच्छा, एग यॉक, एक का पीले वाले जो हिस्सा है, अंडे की जर्दी, बिल्कुल अंडे की जर्दी हम किस लिए यूज़, ये केक बनाने के आपके बेकिंग में बहुत अच्छा यूज़ होती है। इसके अलावा सोप, साबुन वगैरह बनाने में और आपके शैम्पू बनाने में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बुक बाइंडिंग में भी ये इस्तेमाल होती है। तो कहने का मकसद है कि अंडे से भी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ फ़ायदा लेती हैं। डॉक्टर साहब, एग शेल से भी काफ़ी फ़वाइद हम लोग हासिल करते हैं बर्ड्स के हवाले से। जी खालिद भाई, बिल्कुल। एग शेल इज़ जैसे मैंने कहा कि ये कंप्लीट सोर्स ऑफ कैल्शियम है। तो एग शेल जो है अगर आप उसको एज ए कैल्शियम सोर्स इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एग शेल को लेती हैं और हैचरीज से परचेज़ कर उसे पाउडर फार्म में लाकर और उसे कैल्शियम की सोर्स में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम लोग देसी मुर्गियाँ पालते हैं घरों के अंदर, वो कितने दिन में ग्रो करती है और इसकी निस्बत फार्मी मुर्गी कितने दिनों में ग्रो कर जाती है? खालिद भाई देखिए, जो देसी मुर्गियाँ हैं हमारी वो 0.769 kg मीट प्रोड्यूस करती हैं 4 महीने में, 4 महीनों के अंदर। तो उसके लगभग जो हमने अब जो ब्रीड है ब्रॉयलर की इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3 से 4 मेन ऐसी ब्रीड हैं, जिसमें हब्बर्ड हो गया हमारा। तो उसमें हमारी जो 2-3 मेन जो हैं, हब्बर्ड है, रॉस है, आर्बर एकर है। तो ये हम ब्रीड जो हैं जिसे हम मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो बेसिक यहाँ की जो सब कॉन्टिनेंट एशिया की ब्रीड है वो असील है। असील का जो ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया कि 0.7694 मंथ में, और जो इसके निस्बत जो हमने क्रॉस ब्रीड है जो हमारी ब्रायलर की है वो हमें 35 से 42 दिन के अंदर एक अच्छा एवरेज देती है 2200 से 2300 ग्राम मीट का। तो आप कंपैरेटिव देखेंगे, आप खुद अमेजिंग हो जाएंगे कि इसमें साइंटिफिक ब्रीड के अंदर इस तरह की एवोल्यूशन लेकर आए हैं और उस एवोल्यूशन ने इंसानी मीट रिक्वायरमेंट को कितनी जल्दी पूरा करने के लिए एक प्रोसेस बनाया है। डॉक्टर साहब, हमारे सादा लोग ये कह रहे होते हैं, उनके जहनों में ये गलतफहमियाँ किसी ने डाल दी हैं कि मुर्गियों को हम टीके लगा के बड़ा करते हैं या पता नहीं कौन कौन सी उनके अंदर जो कौन कौन सी उनको ऐसी फीड दे रहे होते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी ग्रो कर जाती हैं। तो आप ज़रा बताइए कि किस तरह की चीज़ें हम लोग खिलाते हैं और किस तरह से हम जो है उनको ग्रो कर रहे होते हैं।
अच्छा खालिद भाई, मैं ये अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि ये र्यूमर्स है, लेमैन र्यूमर्स है, क्योंकि वो लोग इस वक्त मार्केट या उनका पोल्ट्री फार्मिंग से कुछ नहीं होता, एक सुनी सुनाई कथाएं हैं जो वो सुनकर आगे पेश कर रहे होते हैं। बेसिकली पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखें कि एक बॉडी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मैंने बताया कि 6 न्यूट्रिएंट होते हैं जो बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दिए जाएँ। अगर आप किसी भी इंसान को ये न्यूट्रिएंट पूरे कर दें और उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंसान भी ग्रो करेगा। तो इसलिए हम अपनी पोल्ट्री और लेयर फार्मिंग के अंदर क्या करते हैं कि एक फार्मूलेशन, एक जो हमारा जो फीड बनाने वाला एक इदारा है वो ये मद्देनज़र रख रहा होता है कि वो पोल्ट्री को हर वो चीज़ जो उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है उसे पूरा करे। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्रोटीन है। हम ऐसी फीड उसे देते हैं जो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुल देता है, प्योर उसको प्रोटीन देकर उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है। उसके बाद हम उसकी फैट की रिक्वायरमेंट है, फैट देते हैं। फैट में भी वो फैट जो उसको नुकसान ना दे। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि फैट के भी काफ़ी सब टाइप हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, फिर उसके बाद ट्राइग्लाइसराइड। तो ये नहीं, हम वो फैट उसे देने की कोशिश कर रहे होते हैं जो फैट उसे नुकसान ना दे और उसको हेल्दी रखे बर्ड्स को। नंबर दूसरा। नंबर तीसरा ये कि हम कार्बोहाइड्रेट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि बर्ड को उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एनर्जी दे रहे होते हैं। उसके बाद जो उसकी चौथी सोर्स है उसकी विटामिन सोर्स है खालिद भाई, जिसमें मुख्तलिफ विटामिन हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन हो गए, वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गए। तो हम कोशिश करते हैं कि उसे उसके मुताबिक विटामिन्स प्रोवाइड कर दें और उसे पूरी बॉडी को विटामिन्स रिक्वायरमेंट मिलते हैं। विटामिन्स जो है, वाइटा कहते हैं बेसिकली इम्पोर्टेंस को, अमाइंस जो बॉडी की रिक्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंस है। एक आम इंसान को भी मुख्तलिफ विटामिन लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल है। इसके अलावा मिनरल्स है खालिद भाई। मिनरल्स में हमारा कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये हम क्या करते हैं कि अपने उस बर्ड को रिक्वायरमेंट के मुताबिक देते हैं। सरप्लस पानी हम दे रहे होते हैं। तो ये 6 न्यूट्रिएंट की फार्मूलेशन एक फार्मूलेटर फार्मूलेट कर कर अपने बर्ड को दे रहा होता है, वो ब्रीड जिस स्पेसिफिक से बनी है और उसी स्पेसिफिक से उसकी फीड। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन वो फीड इनटेक करता है तो वो अपना 100% रिज़ल्ट आउटपुट देकर हमें एक अच्छा मीट दे रहा होता है, जिसे हम कह रहे होते हैं FCR, फीड कन्वर्जन रेशो। तो खालिद भाई ये कोई र्यूमर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम उसे बिल्कुल वेजिटेरियन सोर्स में ग्रेन हो गए, मुख्तलिफ क्या नाम है हमारे मील हो गए और सोयाबीन मील जैसी चीज़ें हैं, हम बर्ड्स को दे रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये भी कह रहे होते हैं, जो भी कोई नई बीमारी आती है लोग कहते हैं मुर्गी की वजह से हो गई। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई लंपी स्किन आ गया या फिर कोरोना वायरस आ गया तो लोग उसको मुर्गी के ऊपर डाल देते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा। खालिद भाई, बेसिकली हमारी सोसाइटी के अंदर मैंने कहा कि र्यूमर्स बहुत होते हैं, क्योंकि आप देखें कि ब्रायलर इस वक्त ग्रोइंग इंडस्ट्री है, पाकिस्तान का फ्यूचर है। मैं कहूँगा पाकिस्तान का फ्यूचर है ब्रायलर इंडस्ट्री, जैसा कि फ्यूचर है खालिद भाई। तो इसके जितनी जल्दी पोल्ट्री सेक्टर पाकिस्तान में ग्रो हुआ उतनी जल्दी इसके र्यूमर्स चले। अब मिसाल के तौर पे वायरल डिजीज़ है। आपको मैं एक बात बताते चलूँ कि वायरस स्पेसिफिक होता है किसी भी ब्रीड के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर या किसी भी जानदार के अंदर या ह्यूमन के अंदर। अब एक साइंटिफिक लेवल पर हम क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर ND है, न्यूकैसल डिजीज़ है। ये आप बताएं कि कभी किसी इंसान के अंदर न्यूकैसल वायरस मौजूद आया? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा हाइड्रोपेरिकार्डियम डिजीज़ है, HPS कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं, वो बर्ड्स में मौजूद होता है। किसी ह्यूमन में आया? नहीं आया। अब सवाल ये जो बनता है मेरा उन व्यूअर्स से जो ये कहते हैं कि LSD, लंपी स्किन डिजीज़ जो है बर्ड्स से आई है, तो मेरा ये सवाल है कि जितना जानदारों को, जितना बड़े जानवरों को नुकसान LSD ने दिया है, इतना ब्रायलर इंडस्ट्री को क्यों नहीं दिया? आप खुद देखें खालिद भाई, और हमारे व्यूअर्स को भी इस चीज़ सोचनी चाहिए कि ब्रायलर की स्किन पर तो कोई लम्प्स नहीं निकले, ब्रायलर की तो स्किन कोई ख़राब नहीं हुई, उसकी डी फीदरिंग तो नहीं हुई, वो तो बिल्कुल एज इट जैसा हमें मार्केट में
आप जाएं बुचर हाउसेज, आप स्लाटर हाउस जाएं, ब्रायलर देखें और आप जाकर लंपी स्किन के उसको जानवर को देखें, आपको दिन रात का फ़र्क नज़र आएगा। तो खालिद भाई, वायरस जो है स्पेसिफिक होस्ट पर अटैक करता है, ये याद रखें नंबर 1 बात। ये हमारे यहाँ र्यूमर्स होता है कि मिसाल के तौर पर ये डिजीज़ जो है ट्रांसफरेबल है। तो जो बर्ड फ्लू है वो आप देखें कि वो बर्ड्स के अंदर होता है, परिंदों में पाया जाता है। ह्यूमन इन्फ्लुएंजा अलग है, उसके टाइप्स अलग हैं, सीरोटाइप्स अलग हैं, और ह्यूमन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लुएंजा वायरस की टाइप हैं जो बर्ड्स के अंदर नहीं होती खालिद भाई, नंबर 1 बात। तो ये तो कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं बनता कि हमारे बर्ड से डिज़ीज़ ह्यूमन में आएगी या जो है बड़े जानवरों में आएगी, या बड़े जानवरों से डिज़ीज़ जो है बर्ड्स में आएगी। अच्छा, इनकी अपनी कुछ स्पेसिफिक डिज़ीज़ हैं जो इनके अंदर पाई जाती हैं। मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में ये बताया था कि कुछ ऐसी बीमारी हैं जो जूनोटिक होती हैं। जूनोटिक का मकसद ये है कि वो जानवरों से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, हमारे व्यूअर्स भी मुतमईन हो कि LSD जूनोटिक डिज़ीज़ नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा WHO की रिपोर्ट इस पर आ चुकी है। ना ही ये मिल्क से ट्रांसफ़र होती है, ना ही मीट से ट्रांसफ़र होती है। ऐसे ही हमारे एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। इंशाल्लाह मैं अपने व्यूअर्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं LSD के बारे में उन्हें ब्रीफ करूँ, ताकि उनके जो ये र्यूमर्स हैं उसके हवाले से भी उन्हें आगाही मिल जाए। तो बेसिकली बर्ड फ्लू जो है, आपको पता है कि वो ह्यूमंस में नहीं आ सकती। एवियन इन्फ्लुएंजा अलग है, बर्ड फ्लू को अलग है। इसके अलावा हाइड्रोपेडिकार्डियम डिजीज़ है, वो ह्यूमन में नहीं आती, वो बर्ड्स में ही रहती है। इसके अलावा IB इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस डिजीज़ है, वो बर्ड्स में होती है, ह्यूमन में नहीं आती। हमारे यहाँ आम सोसाइटी के अंदर इतने र्यूमर्स हैं कि वो तो कहते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो भी जो है एनिमल से आया। देखिए, कोरोना वायरस की मुख्तलिफ स्ट्रेन है, उसकी कोई वैक्सीन नहीं है। हमारी जो भी बर्ड्स की जो बीमारियां हैं उनकी वैक्सीनेशन मौजूद है। आपको अगर बर्ड्स की कोई भी बीमारी होती है तो उसकी वैक्सीनेशन प्रिपरेशन करना बड़ा इजी है, क्योंकि हम लोग एक प्रोसेस से निकलकर एक वायरल डिजीज़ पर काउंटर एक्ट कर चुके हैं, उसका ओवरकम कर चुके हैं। अगर वो बर्ड से ह्यूमन में आएगी तो इंसानों को 2019 के अंदर आई हुई कोरोना 2021 में उसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती, 2 साल नहीं लगते। तो सवाल ये है कि ऐसे र्यूमर्स पर कान ना धरें हमारे व्यूअर्स, और जो है बात अथेंटिक और लॉजिकली जो है वो देखें, पढ़ें, बल्कि ऐसे चैनल देखें जहाँ पर आपको इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलती हो, वहाँ पर कोई कंसल्टेंट या उस शोबे का माहिर बैठकर आपको कोई चीज़ सिखा रहा हो। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि अगर डेली बंदा कोई अंडा खाता है, मुर्गी खाता है, तो बिला खौफ व ख़तर वो खा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल वो खाए और खाना चाहिए, क्योंकि एक जो है भरपूर न्यूट्रिशियस डाइट है, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट पूरी करती है। बच्चों को खिलाएं, बच्चों को तो मोस्टली खिलाएं, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे डेफिसिट ऑफ फूड होते हैं, न्यूट्रिशन में होते हैं, तो उन्हें हम देकर ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, उनकी नशोनुमा अच्छी हो। और नशोनुमा जब उनकी अच्छी होगी तो वो अच्छी एजुकेशन में अपने अपने जो प्रोफेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हमारे कौम का मेमार बनेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग को कवर किया, मैं बहुत आपका मशकूर हूँ, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।